वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर नॉमिनेशन पे, जो कि 10 जून 2020 को इशू किया गया था। ट्रेड इंडस्ट्रीज काफ़ी डिमांड पे थी कि आप एक डायरेक्टर नॉमिनेशन पे एक सर्कुलर इशू कीजिए कि कब इस पर लेवी होगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से कब इसे माना जाएगा और कब उसे आरसीएम के कैटेगरी में लिया जाएगा। तो इस चीज़ को संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये सर्कुलर इशू किया गया है और इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया है कि किस केसेस में जीएसटी लगेगा और किस केसेस में वो जीएसटी नहीं लगेगा, नॉन सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो इसको इन्होंने आगे डिस्कस किया है, हम भी आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों इसमें इन्होंने दो कैटेगरी में इसको लेके गए हुए हैं कि इस चीज़ को सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शेड्यूल 3 क्या कहता है। शेड्यूल 3 में ये कहा गया है कि नॉन सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा अगर सर्विस बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। इसमें यह कहा जा रहा है शेड्यूल 3 में कि नॉन सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहता है डायरेक्टर और कंपनी के बीच में, तो इससे नो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और इसी तरीके से अगर वो जिन पे डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो उस केसेज में आरसीएम नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 सेंट्रल टैक्स इनकी नंबर 6 में दिया हुआ है कि अगर डायरेक्टर को आप कोई पे करते हो तो आपको उसको कंपनी को आरसीएम के थ्रू उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा, जो भी आप रेमुनरेशन एज ए डायरेक्टर को देते हो। तो इस चीज़ों को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है आगे। अब उन्होंने दो कैटेगरी क्या लिया है उस चीज़ को देख लेते हैं। डिफरेंट कैटेगरी उन्होंने एक कैटेगरी लिया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, जिसमें उन्होंने सेक्शंस 149(6) में कंपनी एक्ट में दिया हुआ है, उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। और उन्होंने ये भी ऐसे डायरेक्टर को भी लिया है जो नो की एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेड कंपनी, तो वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। ऐसे डायरेक्टर भी हैं जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उन्होंने एक कैटेगरी में रख लिया है। दूसरी कैटेगरी उन्होंने किया है होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हु आर एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी। तो इस दो कैटेगरी को देखने से ऐसे क्लियर हो जा रहा है कि ये कैटेगरी आरसीएम के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा और ये कैटेगरी नॉन सप्लाई के लिए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आगे देखते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। अब इस चीज़ को पहले देखने से पहले हम एक बार डिफिनेशन को भी गो थ्रू कर लें कि कंपनी एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 में क्या कहा गया होल टाइम डायरेक्टर के बारे में। होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स ए डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ऐसे भी होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में ना हो। तो यहाँ पर इंक्लूसिव डिफिनेशन है। उसी तरीके से हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या प्रोविजन दिया हुआ है कंपनी एक्ट में। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताया है। इसमें से हम एक सिर्फ ई पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट है। हु नाइदर, यहाँ पर स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है, नाइदर हिमसेल्फ और नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड और हैज हेल्ड एनी पोजीशन ऑफ द की मैनेजरियल पर्सनल और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी or its holding subsidiary associate company in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he proposed to be appointment। तो इस तरह से ये क्लियर हो रहा था कि ये किसी तरीके से एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर अब यहाँ से तीन कैटेगरी निकल के आ रही है। एक होल टाइम डायरेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट में हो सकते हैं, एक होल टाइम डायरेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकते। तो ये पहले डिसीजन करना है कि कोई डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है,
वो एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा। तो यही चीज़ इन्होंने सर्कुलर में कहा है कि प्राइमरी इशू टू डिसाइड टू वेदर और नॉट डायरेक्टर इज ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डायरेक्टर जो है एम्प्लॉय है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने डिफिनेशन को भी रेफर किया यहाँ पर, और इसमें यह भी कहा कि ही मे बी ए पर्सन हु इज नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये चीज़ की बात हो रही है जो हमने आगे भी डिस्कस किया डिस्क्रिमिनेशन में। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में भी उन्होंने रेफर किया है सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में कि इट क्लियर दैट सच डायरेक्टर शुड नॉट हैव एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ द सेड कंपनी इन एनी of 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed in the said company। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो एम्प्लॉय में नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया और उन्होंने ये बताया कि जो एम्प्लॉय में नहीं है तो उस पर स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 मतलब नन सप्लाई ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, नन सप्लाई ऑफ सर्विस एप्लीकेबल नहीं होगा, और इन पे सीरियल नंबर 6 ऑफ टेबल एनेक्स टू नोटिफिकेशन नंबर 13 सब 2007 आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, और कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। कंपनी को देना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा देखते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो उस पर आरसीएम लग जाएगा, और कंपनी को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इट इज क्लैरिफाइड दैट द रेम्युनरेशन पेड टू सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और दोज डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेवर नेम कॉल्ड हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी इज लायबल टू इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी और रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इस तरह से इन्होंने इंडिपेंडेंट और होल टाइम डायरेक्टर को आरसीएम के दायरे में ले आए हैं। उसी तरीके से दूसरा कैटेगरी है कि जिनको जो डायरेक्टर जिनका एम्प्लॉयरशिप है और रेम्युनरेशन दे रहे हैं हु आर आल्सो ए एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी। अगर एम्प्लॉय हैं तो उसको भी इन्होंने इसके अंदर भी इन्होंने 2 कैटेगरी लेकर आए हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनको ये कह रहे हैं कि असर्टेन करना होगा रिस्पेक्टिव ऑफ नेम, कोई भी नाम और डिजिग्नेशन हो, इज एन एम्प्लॉय इट वुड बी पर्टिनेंट टू एग्जामिन वेदर ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डायरेक्टर आर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप में होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, और ये भी क्लियर कर रहे हैं कि बहुत सारे डायरेक्टर हैं वो 2 कैपेसिटी में डुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, वन एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ मास्टर और सर्वेंट विद द कंपनी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट इंटर इनटू विद द कंपनी। तो इनको 2 तरीके का रिम्यूनरेशन मिलता है, एक सैलरी बेस एम्प्लॉयमेंट के बेस पे मिलता है और एक मिलता है प्रोफेशनल बेसिस। तो अगर इस चीज़ को इन्होंने ये डिफाइन किया आगे कि अगर डायरेक्टर रिम्यूनरेशन का ट्रीटमेंट इनकम टैक्स प्रोविजन में एज ए सैलरी दिया हुआ है, सैलरी पेड टू डायरेक्टर आर सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस केसेस में इन्हें हम सैलरी मानेंगे और एम्प्लॉय रिलेशनशिप मानेंगे। और अगर ऐसा भी केसेस होता है कि रिम्यूनरेशन जो दिया है था 194J जो कि हम जानते हैं प्रोफेशनल फी है नॉट सैलरी, तो इस केसेस में ये नॉन सैलरी हो जाएगा, ये प्रोफेशनल हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आगे किस तरह से कैटेगराइज किया हुआ वो भी समझना होगा। इन्होंने ये क्लेरिफाई किया है कि डायरेक्टर रिम्यूनरेशन जो भी 194(2) में दिया हुआ और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जो सैलरी में दिखाया हुआ कंपनी के, तो उस केसेस में शेड्यूल 3 एप्लीकेबल हो जाएगा और उस पर कोई जीएसटी देने की आवश्यकता
नहीं होगी कंपनी को। उसी तरीके से सेकेंड कैटेगरी है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अदर देन सैलरी में दिखाया हुआ है डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन को, और ये सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे, जो कि प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए होता है। फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस सेल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विस, वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 हो जाएगा और उस पर आरसीएम का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जीएसटी लागू हो जाएगा एज ए आरसीएम बेसिस। तो इस तरीके से इन्होंने अगर 194 में 194 जे में अगर टीडीएस कट रहा है डायरेक्टर का, तो उसको और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने अदर देन सैलरी ले रखा हुआ है, तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और कंपनी को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम समराइज रूप में देखते हैं। समराइज रूप में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर हु आर नॉट इन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो उस पर आरसीएम लागू हो जाएगा, टैक्सेबिलिटी बनेगी। और वेदर होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हु आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, तो इस केस में दो सेक्शंस हैं। अगर उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे सैलरी दिखाया जा रहा है कंपनी के, तो 190 और 192 सेक्शन में उनका टीडीएस कट रहा है, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अदर देन सैलरी दिखाया जा रहा है और 194 जो है टीडीएस कट रहा है, तो उस केसेस में लायबल टू जीएसटी अंडर आरसीएम आ जाएगा और उस पर कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अब आगे इंडस्ट्रीज को, कंपनियों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जीएसटी में और इनकम टैक्स में। तो ये तीनों चीज़ों को अब लेके चलना पड़ेगा पैरेलली, और उसी के हिसाब से जीएसटी लगाना है या नहीं लगाना, उस चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। थैंक यू जुड़े रहने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।